धर्मशाला में सुधीर शर्मा ने सीएम पर उठाए सवाल, कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सीएम। सुखोमित्र मंडी से इलाज करवाने का किया आग्रह। मंडी में आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर बरसे राजेश जम्वाल, कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, कहा एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर कांग्रेस की नजर। शिमला में नरेश चौहान ने कहा जनता बढ़ रही बदलाव की ओर, पीएम पेश करे पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी को राम के नाम पर राजनीति न करने की दी नसीहत। नाहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा वेतन, पिछले 2 माह से नहीं मिल रहा वेतन। वित्तीय संबंधी मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। शिमला में इस वीकेंड होगा आईपीएल का रोमांच, बीसीसीआई ने स्थापित किया रिजेक्ट मैदान में आईपीएल फैन पार्क। 2 दिनों में निःशुल्क दिखाए जाएंगे आईपीएल मैच। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि धर्मशाला की जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। धर्मशाला में उनकी लड़ाई कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री से है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री बदलने के लिए है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुलासा करने के लिए ऐसी तारीख देते हैं जैसे उन्हें किसी कोर्ट के लिए पेशी में जाना हो। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला तहसील में एसडीएम को फोन कर रजिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे धर्मशाला में हर जमीन का लेन देन सुधीर शर्मा ही करवा रहे हों। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आम लोगों को भी तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के भी सरकार की ओर से कागज निकलवाए जा रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में हैं और उनकी मुख्यमंत्री के साथ पूर्ण संवेदनाएं हैं। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें मुख्यमंत्री ने सुधीर शर्मा को भूमाफिया करार दिया था। वो ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशे में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो है वो फोन किया गया, एसडीएम बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है जितनी भी रजिस्ट्रियां धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं। ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज निकाले जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है, उसके कागज निकाल के पूछ रहे हैं यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था और खुद के कागज तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आए। इंडी गठबंधन पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के खिलाफ गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि देश की जनता 4 जून को एक बार फिर मोदी को चुनकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इलाका चरखड़ी गांव फेगलघाड़ी चर्चा उखड़ी बाड़ी में जनसंपर्क करते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लोगों में भय और भ्रम फैलाते फिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी है और संविधान को खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में एससी और एसटी ओबीसी भाइयों बहनों का 5% आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि 2014 में देश की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार कर एक ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया और पिछले 10 सालों में देश ने वो विकास देखा है जो पिछले 60 सालों में भी नहीं हुआ था। आरक्षण का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया और इस देश में जो आरक्षण चल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने कहा हम कहीं पर भी उस आरक्षण से छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के मित्र जहां इनकी सरकारें हैं, आज कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां पर हमारा एससी का ओबीसी का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को देने का काम ये कांग्रेस कर रही है, जो देश के लिए बहुत घातक है। इसलिए भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपका
आर्थिक सर्वे करवाएंगे, आपके पास जो संपत्तियां हैं उसकी जांच करवाएंगे, और जो आपके पास आपकी पूंजी कमाई हुई मेहनत से बुजुर्गों के द्वारा दी गई, उसका अगर आपके पास 2 घर हैं तो उसको ले लेंगे। अगर माताओं बहनों के गहनों के ऊपर भी इनकी नजर है, गहने भी सरकार लेगी। उसके बाद फिर हम बोला फिर से बांटेंगे मकान, आपकी जमीनें। इस प्रकार से ये नीति बना रहे हैं, इस प्रकार से कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन भाइयों बहनों, इस देश की जनता ने मन बनाया है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, सभी चैनल के सर्वे आ रहे हैं, पूरी देश की जनता से इंटरव्यू लेते हुए अगर पूछते हैं तो पूरी देश की जनता का आज मन बना है कि तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री किसी को बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नरेश चौहान ने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन पीएम मोदी का बयान कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और 6 उपचुनाव में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। नरेश चौहान ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले जिस तरह से देश के अच्छे दिन आने की बात कही थी, वो अब बताएं कि देश किस दिशा में जा रहा है। तक भाजपा की सरकार 2014-2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें देश की जनता के सामने रखी, अच्छे दिनों की बातें आई कि देश की जनता के और देश के अच्छे दिन आएंगे। 10 साल राज करने के बाद उन चीजों का जवाब देने के बावजूद आप देश को किस दिशा में प्रचार जा रहा है। आज मीडिया की सुर्खियां हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने प्रचार में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलेगा। बड़ा दुख हुआ जब सुबह अखबार पढ़े, बहुत दुख हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश का प्रचार इस तरह से करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय नाहन में आज सीआईटीयू के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने सिरमौर जिला उपायुक्त सुमित खिमटा के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव को ज्ञापन भेजा है। मीडिया से बात करते हुए सीआईटीयू के जिला महासचिव आशीष कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की तरफ से जो मानदेय मिलता है वो पिछले 2 महीने से नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, एक तरफ चुनाव माहौल में कई वायदे लोगों से कर रहे हैं, मगर मौजूदा समय में भी कर्मचारी अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। आशीष कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 24 से 25 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व हेल्पर हैं जो मौजूदा समय में अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोषाहार के लिए जो मोबाइल फोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिस कारण इनको वित्तीय लाभ ही समय से नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि 6 जून 2023 से फोन रिचार्ज के बिल अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाए हैं। समस्या इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी फौरी तौर पर ये साफ सुथरी मांगे आई है। इसमें दिक्कत ये है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को जो केंद्र की सरकार से जो मानदेय मिलता है उसको पिछले 2 महीने से वो मानदेय नहीं आया। तीसरा महीना शुरू हो चुका है और चुनावी दौर जैसे चला है, इस दौर के अंदर भी जब एक तरफ सरकारें या सरकार में रहे नुमाइंदे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो देश के अंदर और खासकर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 23 से 24 हजार की संख्या के अंदर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर है, इनको मानदेय नहीं मिला है। इनको दूसरा है कि जो 6 जून 2023 से जो फोन के रिचार्ज के जो बिल मिलते हैं वो भी नहीं मिले। एक तो सैलरी नहीं आ रही, ऊपर से रिचार्ज ये खुद करा रहे हैं और ढुलाई बिल जो बनता है दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आंगनबाड़ी जो सड़क से लेके सेंटर तक जो ढुलाई बिल जो होता है वो 38 रुपए प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर की दर से जो मिलता है वो बहुत कम है। 300-400 रुपए से ज्यादा एक चक्कर का जो खर्चा आ जाता है अगर सड़क से दूर वो जो पोषण का जो सामान उन्हें ले जाना।
इस वीकेंड में शिमला के रिज मैदान पर क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम जैसा माहौल में मैचों को दिखाया जाएगा। इसके लिए यहां आईपीएल फैन पार्क स्थापित किया जा चुका है। इस पार्क से न सिर्फ स्थानीय लोगों को क्रिकेट स्टेडियम जैसा आनंद निःशुल्क में मिलेगा, वहीं इस दौरान आईपीएल मैचों के प्रसारणों में शिमला फैन पार्क को भी प्रसारित किया जाएगा, जिससे शिमला की पर्यटन के लिहाज से लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए बीसीसीआई टीम इंडिया के ऑपरेशन मैनेजर अमित सिद्धेश्वर ने बताया कि आईपीएल के सीजन में देश में 50 शहरों में फैन पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें हिमाचल में पहले ऊना और हमीरपुर के बाद अब शिमला में भी ये आयोजन किया जा रहा है। इस पार्क में स्टेडियम जैसा माहौल बनाया जाएगा और इसमें 2000 लोगों की क्षमता रहेगी और इसकी प्रवेश निःशुल्क रहेगी। उन्होंने बताया कि इस पार्क में 2 दिनों में 3 मुकाबले दिखाए जाएंगे। शनिवार को यहां शाम 6:30 से प्रवेश रहेगा, वहीं रविवार को दोपहर 2:30 से ये पार्क खुलेगा। शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच का यहां प्रसारण होगा, जबकि रविवार सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के अलावा राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों का यहां प्रसारण किया जाएगा। मैं बीसीसीआई मुंबई से हूं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी टाइम निकाल के इस आईपीएल फैन पार्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। शिमला एक हमेशा ही एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रह चुका है और पूरा हिंदुस्तान इस शहर की तरफ देखता है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आईपीएल फैन पार्क का जो आयोजन है ये पिछले 8-9 सालों से पूरे हिंदुस्तान में होता आ रहा है और इस साल ये आईपीएल फैन पार्क का जो आयोजन है जो पहले के मुकाबले बढ़ के अभी इस साल 50 शहरों में हो रहा है पूरे इंडिया में और बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों में इस आईपीएल फैन पार्क का आयोजन हुआ है, जिसमें पहले ऊना हमीरपुर में इस आईपीएल फैन पार्क का आयोजन हुआ है और आने वाले वीकेंड में आने वाले सैटरडे और संडे को इस आईपीएल फैन पार्क का आयोजन यहाँ शिमला में रिज पे होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।